मोहम्मद, अस्सलाम वालेकुम जी। एक तो आज का जो अहम इशू मौजू तो ज़ाहिर है बजट ही है जो कल पेश हुआ फेडरल गवर्नमेंट में, और जो वैसे उसमें बताया जा रहा है से तो ऐसे महसूस हो रहा है कि ये कोई इलेक्शन ईयर का बजट है जो वफाकी हुकूमत ने दिया है, जैसे उनको भी ये इल्म हो गया है या वो खुद चाह रहे हैं कि इलेक्शंस जो हैं वो जल्दी हों। उसके बावजूद जो फिगर्स दिए गए हैं वो आपस में ही नहीं मिलते, और फिर जिस तरह की बातें बताई जा रही हैं और जिस तरह ये दावे किए जा रहे हैं उनका भी आपस में कोई रब्त नहीं है। और फिर हमेशा की तरह जिस तरह दीगर फिर ज़िमनी बजट आ जाते हैं, आईएमएफ का बजट बाद में आ जाएगा कोई 1-2 माह के बाद ही, और फिर आवाम की मुश्किलात में मज़ीद इजाफ़ा होगा। अब भी जो ये बजट है इसमें कोई ऐसा रिलीफ नहीं है कि जो आम इंसान के लिए हो, आम आदमी के लिए हो, आवाम के लिए हो। इवन इतनी महंगाई के बावजूद इतने सालों के बाद जो वफाकी हुकूमत की तरफ से तनख्वाहें बढ़ाई गई या पेंशनर के पेंशन में इजाफ़ा किया गया, वो भी सिर्फ 10% था। एक तो 3 साल से इन्होंने कोई ऐसा इजाफ़ा नहीं किया, और फिर अब जब इतनी ज़्यादा महंगाई है और फिर ये बहुत बड़े दावे भी कर रहे हैं कि जी हमने बड़ी रिकवरी कर ली और बड़े हमारे जो ज़रा मुबादला के जो ज़खायर हैं वो बहुत बड़े हुए हैं और बड़ी अच्छी पोजीशन में फ़र्स्ट टाइम हो रहा है, जो ये झूठ बोल रहे हैं। अगर ऐसा ही है तो फिर आम आदमी के लिए इसमें ज़्यादा रिलीफ क्यों नहीं है? ये तो बजट के लिहाज से, लेकिन असल जो आप सबको ज़हमत दी, जो अभी हम लोग इस्लामाबाद भी गए थे, निसार खोड़ो साहब हमारे सूबाई सदर और फिर दीगर कैबिनेट के अरकान और अरकान सूबाई असम्बली भी वहाँ पे थे। वो जो मुआशी कत्ल हो रहा है सिंध का, उसकी एक फरियाद लेके वहाँ गए थे नेशनल प्रेस क्लब में वहाँ पे, क्योंकि सबको उससे आगाह किया जाए कि जिस तरह सिंध के साथ नाइंसाफ़ी हो रही है, सिंध का मुआशी कत्ल किया जा रहा है, और हम पर इल्ज़ाम लगाया जाता है कि जी आप सिंध कार्ड की बात करते हैं, हम तो पाकिस्तान कार्ड की बात करते हैं। इनसे सिर्फ ये कहते हैं कि आप सिंध की काट मत करें। जिस तरह सिंध की हर चीज़ में कटौती होती जा रही है, एनएफसी आप देख लें, सेंसस का इशू आप सबके सामने है, पानी का इशू आपके सामने है, पीएसडीपी में जिस तरह इन्होंने सिंध के स्कीमों को नज़रअंदाज किया है वो आपके सामने है, गैस शॉर्टेज में जो जिस तरह का रवैया रखा जाता है, और दीगर भी जो बहुत सारे प्रोजेक्ट हैं पीएसडीपी में जो रिफ्लेक्ट हो रहे हैं, उसमें आपको वाज़े हो गया कि इन्होंने सिंध के साथ क्या रवैया रखा। और फिर ये किसी कंपनी के थ्रू जो यहाँ पे काम कराना चाह रहे हैं, हमारा तो यही एक आप सबके तवज्जुह से ये बात पूरे मुल्क के लोगों के लिए है कि आया क्या ऐसी कोई कंपनी केपी में है, पंजाब में है, बलूचिस्तान में है, या मुल्क के किसी और दीगर हिस्से में फेडरल गवर्नमेंट की तरफ से किसी और कंपनी के थ्रू इस तरह के काम किए जाते हैं? ये सिर्फ सिंध के साथ क्यों हो रहा है? यहाँ पे ये इस तरह की जो रवायात या जो बर्ताव है वो हमारे साथ ही क्यों है? तो ये इश्यूज़ थे जिन पर आपसे बात करनी थी कि सेंसस के लिए जिस तरह बताए गए, फिर इन्होंने प्रॉमिस भी किया था फेडरल गवर्नमेंट ने कि हम उसका 5% चेक कराएंगे उसके बाद, क्योंकि इसी पर सारी चीज़ें डिपेंड करती हैं कि सेंसस के लिहाज से ही होगा ना कि कितना शेयर मिलेगा पूरे प्रोविंस को, उसी में इन्होंने ये कटौती की। फिर उस पर जो बहुत ज़्यादा स्टैंड लेते थे हमारे बहुत सारे यहाँ की जो दावेदार हैं जिन्होंने बड़ा शोर मचाया हुआ था, वो जब नफीस उसरा बन गए तो उन्होंने भी उस पर हामी भर दी, और आपके सामने है कि उन्होंने किस तरह का रिस्पांस दिया।
लेकिन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इस इशू को ऐसे नहीं जाने देगी। हम समझते हैं कि सेंसस में हमारे साथ नाइंसाफ़ी हुई है, सिंध के साथ नाइंसाफ़ी हुई है, और हमारा जो असल काउंट है वो नहीं बताया गया। उन्हीं दिनों में यूनिसेफ के ज़रिए भी इसी तरह की एक एक्सरसाइज हुई थी, उसमें तो वजाहत से था कि हमारे नंबर्स जो हैं वो ज़्यादा हैं। तो इसमें सिंध और बलूचिस्तान दोनों के साथ नाइंसाफ़ी हुई है। और फिर और भी इशू हैं, सईद साहब भी इस पर कुछ बात करेंगे, फिर आपके क्वेश्चन आंसर्स। आगे करने पड़ेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। मैं थोड़ा सा इसमें कुछ ऐड करूँगा, लेकिन एक और इशू जो आज आपके इल्म में होगा कि हुआ है कि हमारे एक MPA सैयद फ़ारूक शाह, जो खुशी शाह साहब के बेटे हैं, उन्होंने सखर में अकाउंटेबिलिटी कोर्ट के सामने जाकर अपने आप को पेश किया है। और ये सुप्रीम कोर्ट में इनका एक पेशी थी पिछले दिनों। वहाँ पर नैब का ये कहना था कि हमें इनकी कस्टडी की ज़रूरत है। अच्छा, इसका बैकग्राउंड मैं आपको बताऊँ, बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि खुशी शाह साहब का जो केस था वो 4 जून 2021 को सुप्रीम कोर्ट में जब लगा, तो उसमें जो प्रोसिक्यूटर थे नैब के, उन्होंने कहा कि हमारी इन्वेस्टिगेशन और इंक्वायरी जो है वो मुकम्मल हो गई है। फाइनल रेफरेंस जो है वो कुछ ही हफ्तों में हम फाइल कर देंगे। और ये बात ज़हन में रखें कि खुर्शीद शाह साहब और फ़ारूक शाह दोनों एक ही केस में जो है उनको डाला गया है। तो अगर नैब खुद 4 तारीख को सुप्रीम कोर्ट में ये कह रहा है कि इन्वेस्टिगेशन भी पूरी है, इंक्वायरी भी पूरी है, और हमने रेफरेंस जो है वो कुछ दिनों में फ़ाइल कर देना है, कंप्लीट रेफरेंस जो है, तो उसके बाद ये बात बहुत अजीब है कि एक ऐसा शख्स जो MPA है, जिसको जब जब नैब ने बुलाया, IO ने बुलाया, ये उनके सामने पेश होता रहा है, जो ट्रायल कोर्ट में हर पेशी पे पेश होता रहा है, और उससे कहीं पर भी नैब ने ये जाकर नहीं कहा कि फ़ारूक शाह साहब हमसे ताउन नहीं कर रहे हैं। जो गिरफ़्तारी की जाती है, ज़ाहिर है कि बुनियादी तौर पर उसकी जो वजूहात होती हैं वो ये होती हैं कि कुछ उससे शहादतें लेनी होती हैं, कुछ एविडेंसेस होते हैं, कुछ मालूमात लेनी होती हैं ताकि तहकीकात मुकम्मल हों और रेफरेंस फ़ाइल हो। इस केस में जब नैब खुद ये कह रहा है कि हमने सारी चीज़ें कर ली हैं, मुकम्मल हो गई हैं, तो उसके बाद गिरफ़्तारी की वजूहात हमारी समझ से बाहर हैं। फ़ारूक शाह के ख़िलाफ़ ये जो कुछ हो रहा है, ये एक तसलसल है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की लीडरशिप और हमारे जो MPAs हैं, MNAs हैं, जो अहदेदारान हैं, उनके ख़िलाफ़ ये जो नैब न्याजी गठजोड़ का एक सिलसिला है, जो इंतकामी कार्रवाइयाँ चल रही हैं, उसकी एक कंटिन्यूटी है। खुर्शीद शाह साहब का केस का आपको पता है कि तकरीबन 2 साल हो गए हैं खुर्शीद शाह साहब बग़ैर कन्विक्शन के हिरासत में हैं, और अभी तक 45 जो प्रोसिक्यूशन के विटनेसेस हैं, जो गवाह होते हैं प्रोसिक्यूशन के, उनमें से सिर्फ 4 गवाहों को जाके अदालत के सामने पेश किया गया है। 41 गवाह अभी मज़ीद रहते हैं। और जिस तरह मैंने अभी आपको बताया कि अभी तक इंटरिम रेफरेंस फ़ाइल हुआ है, फ़ाइनल रेफरेंस फ़ाइल नहीं हुआ। और सुप्रीम कोर्ट में नैब ने यह कहा कि हम कुछ दिनों में फ़ाइनल रेफरेंस फ़ाइल करेंगे, और जब फाइनल रेफरेंस और कंप्लीट रेफरेंस फ़ाइल होता है तो ये इंटरिम रेफरेंस की जितनी कार्रवाई होती है सारी रिवर्स हो जाती है, ये दोबारा फिर शुरू होता है सारा काम। तो इसका मतलब ये है कि जो 4 गवाह पेश भी हुए हैं वो भी दोबारा से पेश होंगे, और ये 45 विटनेसेस हैं जिनकी एग्जामिनेशन होनी है जाके कोर्ट के सामने। और 2 साल से खुर्शीद शाह साहब जो हैं वो जेल के अंदर हैं। अंदाज़ा लगा लीजिए कि मज़ीद कितने साल लगेंगे नैब को इन तमाम गवाहों के ऊपर जो अदालत के सामने पेश करने में और सारी जो प्रोसीडिंग्स को पूरा करने में। 2 साल के बाद भी रेफरेंस उन्होंने फ़ाइल नहीं किया। ये बिल्कुल एक वाज़ेह सबूत है कि किस तरह से तफरीक की जा रही है अपोजिशन के लोगों के में और PTI के उन लोगों के ख़िलाफ़, उन लोगों में जिनके ख़िलाफ़ जो है वो बहुत सारी
तहकीकात और कमीशंस बने हैं जो आपके सामने हैं। कल ही आपने भी सुना, हमने भी सुना कि FIA ने जाकर अदालत में ये कहा कि जहांगीर तरीन साहब की गिरफ़्तारी की हमें ज़रूरत नहीं है। वो गिरफ़्तार भी नहीं हुए, उनसे तहकीकात भी शायद नहीं हुई, लेकिन फिर भी उनकी गिरफ़्तारी की ज़रूरत उनको नहीं है। दूसरी तरफ फ़ारूक शाह जो हमारा MPA है, जिसकी तहकीकात पूरी हो गई हैं, इन्वेस्टिगेशन पूरी हो गई हैं, रेफरेंस जाके फ़ाइल होना है, उसको कहते हैं जी हमें इसकी गिरफ़्तारी दरकार है। ये वाज़े इस बात को करता है कि इस वक्त भी NAB, FIA और मज़ीद इस किस्म के जो भी इदारे हैं वो हुकूमत की ईमा पर चल रहे हैं और हुकूमत की ईमा पर PTI के लोगों को रिलीफ दे रहे हैं, NRO दे रहे हैं, और पीपल्स पार्टी के ख़िलाफ़, पीपल्स पार्टी के रहनुमाओं के ख़िलाफ़ वही इंतकामी रवैया उनका अब तक जारी है। हम इसकी मज़म्मत करते हैं। मुझे यकीन है कि खुर्शीद शाह साहब अदालत में जब उनका केस चलेगा तो वो बिल्कुल बरी होंगे। इसलिए कि आपको थोड़ा सा बैकग्राउंड में भी लेके जाऊं कि शाह साहब के ख़िलाफ़ ये एसेट्स बियॉन्ड मीन जो एक टर्मिनोलॉजी है कानून के अंदर कि जी वो अपने जो आपके असासे हैं वो आपकी आमदनी से ज़्यादा हैं, उस पर तहकीकात होती है। तो शाह साहब के ख़िलाफ़ 2001 में एसेट्स बियॉन्ड मीन पर NAB ने तहकीकात शुरू की और 11 साल तक ये चलती रहीं, 10 साल तक तकरीबन। 2011 में चेयरमैन NAB ने इसको जो है वो कहा कि ये तहकीकात हम ख़त्म करते हैं, बंद करते हैं, इसलिए कि साबित नहीं हुई। 2012 में सिंध हाई कोर्ट ने इंडोर्स किया उस चेयरमैन NAB के उस फैसले को जिसमें ये तहकीकात बंद की गई थी, उसको इंडोर्स किया उन्होंने कि जनाब ये बिल्कुल ठीक है, और सुप्रीम कोर्ट के बाद ज़ाहिर है कि उसको ख़त्म हो जाना चाहिए। लेकिन उसके बाद फिर 2019 में वही सारी चीज़ें जिसकी तहकीकात 11 बरस हो चुकी है, उसकी तहकीकात उन्होंने दोबारा शुरू की, और वो जो एक बिल्कुल दफन हुआ हुआ केस था, ख़त्म हुआ हुआ केस था, सेटल केस था, उसको दोबारा उठाकर उन्हीं ज़मीनों पर, उन्हीं प्रॉपर्टीज़ पर जो डाल दिया, और एक आध चीज़ उसके अंदर नहीं डाल दी उन्होंने। लेकिन बहरहाल ये इंतहाई एक मैं समझता हूँ कि बेहतरीन केस है पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन का जो खुर्शीद शाह साहब और उनकी फैमिली के ख़िलाफ़ जो है ये हो रहा है, जिसमें उनकी अहलिया, उनकी बेटियां, उनका बेटा, उनके सारे ख़ानदान के लोगों को जो है वो शामिल कर दिया गया है। और शायद नाराज़गी है कोई शाह साहब से, जिसकी बिना पर ये सारी कुछ ज़्यादतियाँ उनके साथ हो रही हैं, और इसकी हम पुरज़ोर मज़म्मत करते हैं। दूसरा जो शाह साहब ने ज़िक्र किया उसको मैं थोड़ा सा आगे बढ़ाऊँ कि देखिए सेंसस में पीपल्स पार्टी का मौक़िफ़ आपके सामने बार बार चीफ़ मिनिस्टर साहब भी रख चुके हैं, हम भी रख चुके हैं, और उसकी तफसील में मैं नहीं जाऊंगा। लेकिन एक चीज़ बड़ी काबिल गौर है कि सेंसस पर सूबा सिंध की तमाम सियासी जमातों का मौक़िफ़ एक रहा है कि जी ये गलत है और हम इसको तस्लीम नहीं करते हैं और इसको अंडू होना चाहिए। लेकिन जब कैबिनेट के सामने ये गया और एक फिर कमेटी भी बनाई गई, उसमें MQM से ताल्लुक़ रखने वाले एक फेडरल मिनिस्टर जो हैं वो उस कमेटी के मेंबर थे, उन्होंने उसको गो एड किया। उसके बाद जब कैबिनेट में आता है, कैबिनेट से मंजूर होता है, बाद में एक लाइनर कोई डिसेंटिंग नोट वो भेज देते हैं, लेकिन उसके बाद असम्बली से भी इसको करा लेते हैं। मैं ये समझता हूँ कि MQM जो दावेदार बनती है कि वो सूबा सिंध और ख़ास तौर पे कराची के अपने आप को हुकूक का वो चैम्पियन कहते हैं, लेकिन सेंसस के इशू पर उन्होंने धोखा दिया है सूबा सिंध के लोगों को और ख़ास तौर पर कराची के शहरियों को जिनके साथ सेंसस में ज़्यादती हुई है। हमेशा ये तासुर दिया जाता था कि जी पीपल्स पार्टी नहीं चाहती कि जी कराची की आबादी सही दिखाई जाए, लेकिन जब हम MQM के ऑफिस गए थे सेंसस के इशू पर उनसे बात करने के लिए, जब हमने उन्हें बताया कि हमने क्या क्या कुछ किया है, तो वो हैरान हुए कि पीपल्स पार्टी इतने भरपूर तरीके से वो मुकदमा लड़ रही है जिसके मुतल्लिक तासुर ये था कि जी वो हम नहीं लड़ना चाहते हैं। तो पीपल्स पार्टी ने कराची की आबादी कम दिखाने के लिए, सूबा सिंध की आबादी कम दिखाने पर भरपूर अंदाज में हुकूमत से जो है वह एहतजाज किया, और पहली मरतबा पाकिस्तान की तारीख़ में पहली मरतबा CCI की मीटिंग जिसमें सेंसस की मंजूरी दी गई, मुतनाज़ा सेंसस की मंजूरी दी गई, वो वोटिंग के ज़रिए फ़ैसला हुआ। वरना आम तौर पे अक्सर जो तारीख़ में जितने फ़ैसले CCI ने किए हैं वो सब यूनानिमस हुए हैं, उसमें किसी का डिसेंटिंग नोट नहीं था। ये सेंसस के इशू पे डिसेंटिंग नोट पीपल्स पार्टी की तरफ से, चीफ मिनिस्टर सिंध की तरफ से जो है वो दिया गया, लेकिन MQM की जानिब से नहीं दिया गया। सूबा सिंध से ताल्लुक़ रखने वाले और फेडरल मिनिस्टर जो चैम्पियन बनते हैं सिंध के हुकूक के, उनकी जानिब से आवाज़ नहीं उठाई गई, और पीपल्स पार्टी ने उसके बाद एक आइनी एक इख्तियार है हमारा कि हमने स्पीकर नेशनल असम्बली को लिखा है
हमने चेयरमैन सेनेट को लिखा है कि जॉइंट सेशन बुलाया जाए और सेंसस का फैसला जो है वो पार्लियामेंट का जॉइंट सेशन करे। तो MQM ने यहाँ पर दगा दिया है सूबा सिंध के लोगों को और ख़ास तौर पे कराची के लोगों को। PSDP के मुतालिक चीफ मिनिस्टर साहब को तफसील से बता चुके हैं, मैं रिपीट नहीं करना चाहता हूँ, लेकिन यहाँ पर भी सूबा सिंध के साथ ज़्यादती हुई। लेकिन वो चैम्पियंस जो अपनी यूसीओ में जाके काम करवा लेते हैं PSDP की स्कीमों के ज़रिए, लेकिन सूबा सिंध के जहाँ इज्तमाही हुकूक की बात है, इज्तमाही मफादात की बात है, वहाँ पर उन्होंने कंप्रोमाइज़ किए हुए हैं, वो चुप हैं। इस वक्त भी बिजली का जो बहरान है सूबा सिंध के अंदर, गैस की जो शॉर्टेज है सूबा सिंध के अंदर, उसका शिकार सूबा सिंध में रहने वाला हर आदमी हो रहा है। वो चैम्पियंस जो हमारे मिनिस्टर्स हैं, मैं नाम भी ले लेता हूँ, सुमरो साहब एक हैं जैकोबाद से, बदीन से एक मोहतरमा हैं जिनको अक्सर बुरा लगता है अगर हम बात करते हैं, तो उन्होंने कभी भी लोड शेडिंग पर बात नहीं की। मैं सलाम पेश करता हूँ PTI के उन मेंबर्स को जिन्होंने कौमी असम्बली में खड़े होकर अपने लोगों की नुमाइंदगी करते हुए ये कहा कि हमारे हलके के लोग लोड शेडिंग से मर रहे हैं, उससे मुतासिर हैं। लेकिन हमारे सूबा सिंध के किसी आदमी को असम्बली के अंदर जो हुकूमत में बैठे हुए हैं उनको ये जुर्रत और हिम्मत नहीं हुई कि वो सूबा सिंध में गैस की शॉर्टेज पर बात करें, बिजली के बहरान पर बात करें। 50 डिग्री टेम्परेचर इस वक्त है, अगर आप सिंध के कई ज़िलों में चले जाएं, वहाँ पर लोगों के लिए ज़िंदगी अजाब हो गई है और 15-15 घंटे 20-20 घंटे वहाँ बिजली नहीं होती, और इन हालात में किस तरह वो अपना गुजारा कर रहे होंगे। पब्लिक सर्विस कमीशन का एक फ़ैसला है अदालत से, लेकिन हमारी समझ से बालातर है कि एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है और तमाम सूबों में है, वो कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक एक कानून के मुताबिक चल रही थी, उस कानून को उड़ा दिया गया और पिछले कुछ बरसों में जो अपॉइंटमेंट्स हुए थे सर्विस कमीशन के थ्रू उनको भी अंडू कर दिया गया। मैं समझता हूँ कि ये बड़ी ज़्यादती है और ये अक्सर सूबा सिंध के साथ मुख्तलिफ चीज़ों में होती रहती है कि चाहे वो यहाँ पर ज़मीनों की अलॉटमेंट का इख्तियार हो सूबाई हुकूमत का, वो ख़त्म हो जाता है। यहाँ पर जो पोस्टिंग्स होती हैं ऑफिसर्स की, उसके ऊपर मुख्तलिफ फैसले आते हैं। सूबा सिंध के लिए मयार दूसरा है, बाकी सूबों के लिए मयार दूसरे हैं, और ये पब्लिक सर्विस कमीशन के अंदर भी यही हुआ है कि यहाँ मयार कुछ और है, वहाँ मयार कुछ और है। पानी के बहरान पर बात तफसील से हो चुकी है, उसमें भी जो एक मुतनाज़ा, मैं इसको कहूँगा कि मुतनाज़ा अकॉर्ड 1991 का पानी का, जिस पर पीपल्स पार्टी ने हमेशा एतराज़ उठाया है, लेकिन बहरहाल जो भी अकॉर्ड हुआ है हम कहते हैं उस पर तो अमल करें, और उसकी भी वायलेशन की जाती है। और सूबा सिंध में पानी की किल्लत जानबूझकर पैदा की जाती है, जिसका नुकसान ना सिर्फ ये कि हमारी ज़राअत को होता है, बल्कि सूबा सिंध में रहने वाले लोगों को पीने का पानी जो मिलता है उसमें भी कमी होती है, और ये बहरान कराची के लोगों के लिए भी उसी तरह का होता है। बैरिया टाउन का एक बड़ा इशू था कि जी वहाँ वो सुप्रीम कोर्ट में केस हुआ, 462 अरब गालिबन सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जी बैरिया टाउन ये जमा कराएगा। उसूली तौर पर, अखलाकी तौर पर, कानूनी तौर पर वो पैसा सूबा सिंध का है। सूबा सिंध की ज़मीनों के बदले में वो पैसा जो है सुप्रीम कोर्ट में जमा हो रहा है, लेकिन फेडरल गवर्नमेंट ने उस पर भी आंख लगाई हुई है और जाकर वहाँ वो दरख्वास्त देते हैं सुप्रीम कोर्ट में कि ये पैसा हमारे हवाले किया जाए और हम इसको खर्च करेंगे। तो मैं समझता हूँ कि हर ऐसी चीज़ जिससे सूबा सिंध की मईशत को, सूबा सिंध के लोगों को, सूबा सिंध की आवाम को नुकसान पहुँच सकता है, फेडरल गवर्नमेंट वो बढ़ चढ़ के कर रही है। जो आइनी तौर पर हमारे पास चीज़ें होनी चाहिए, कानूनी तौर पर हमारे पास होनी चाहिए, अखलाकी तौर पर हमारे पास होनी चाहिए, लेकिन सूबा सिंध के अंदर मयार मुख्तलिफ है। शाह साहब ने SIDCL का जिक्र किया। भाई अगर आपको बनानी है कंपनी, आप फेडरल गवर्नमेंट पूरे मुल्क में प्रोजेक्ट करती है ना, आप बना दीजिए, पंजाब में भी बना दीजिए, PIDCL बना दीजिए, कि खैबर पख्तूनख्वा में KIDCL बना दीजिए, बलूचिस्तान में BIDCL बना दीजिए, सिंध में भी SIDCL बन जाएगी, हम एतराज़ नहीं करेंगे। लेकिन किसी सूबे में इस किस्म की कोई कंपनी नहीं बनाई गई जिसके ज़रिए फेडरल गवर्नमेंट अपने प्रोजेक्ट एग्जीक्यूट करे, लेकिन सूबा सिंध के ज़रिए बना दी गई है। और ये मैं समझता हूँ कि ऐसी चीज़ें हैं जो सूबा सिंध के लोगों के अंदर एहसास महरूमी भी पैदा करते हैं, और फेडरल गवर्नमेंट का जो रवैया है उसकी वजह से इस्लामाबाद में और सूबा सिंध में जो है वो दूरियां पैदा होती हैं। इस किस्म के नाअक़िबत अंदेशाना जो फ़ैसले हैं उसका नुकसान बड़ा आगे चलकर बहुत ज़्यादा होता है। और मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की वफाकी हुकूमत जो 2008 से 13 तक रही, हमने जो जो इक़दामात किए, हम सूबों को करीब लेकर आए, हमने सूबों के दरमियान जो दूरियाँ थीं वो ख़त्म की, हमने सूबों के अंदर एक अच्छे ताल्लुकात कायम किए, हमने सूबों के अंदर जो एहसास महरूमी थी वो ख़त्म की। उसको नुकसान पहुँचाने के लिए दोबारा से शायद ये बिल्कुल कैलकुलेटेड जो हैं वो इक़दामात किए जा रहे हैं, जिसकी वजह से सूबा सिंध के लोगों को बहुत नुकसान हो रहा है। यहाँ
जो बजट की बात थोड़ी सी कर लूँ, उसके बाद आप सवाल आपके ले लेंगे। देखिए, मैं तफसील से बात नहीं करूँगा चूँकि अभी तो आज शौकत तरीन साहब ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, हम उसको भी देखेंगे, फिर तफसील से कल के बजट को भी देखना है। लेकिन सिर्फ बुनियादी चीज़ है जो समझने की है कि पीटीआई ने यकीनन कुछ ऐलानात, कुछ दावे इस बजट में भी किए होंगे जिस तरह पिछले सालों में भी किए हैं, लेकिन आवाम के लिए जो सबसे बड़ा सवाल है वो ये है, ऐलान तो 1 करोड़ नौकरियों का भी हुआ था, क्या मिल गई? ऐलान तो 50 लाख घरों का भी हुआ था, क्या वो मिल गई हैं? इसी तरह बेपनाह ऐलानात किए गए हैं, बेपनाह। मैं गिनवाना शुरू करूँगा तो 1 घंटा मुझे इसमें लग जाएगा, लेकिन किसी पर भी अमल दरामद नहीं हुआ। आज भी जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ तो गंदम के बहरान पर जो बनाया गया कमीशन था उसकी रिपोर्ट आई हुई है ना। सवाल ये है कि क्या उस गंदम के कमीशन की रिपोर्ट पर कोई कार्रवाई हुई है किसी के खिलाफ? इसलिए नहीं हो रही कि उसके में पीटीआई के जो एटीएम्स हैं वो सबके सब इन्वॉल्व हैं, इसलिए कि उसमें जो पैसा बनाया गया है वो पीटीआई के उन्हीं लोगों ने बनाया है जिनके खर्चों पर पीटीआई चलती है। मैं नहीं कहता, अगर उनका अपना फूड सिक्योरिटी का फेडरल मिनिस्टर असेंबली में पिछले साल खड़े होकर ये कहे कि जनाब मार्च में फसल उतरी, अप्रैल के अंदर पंजाब के अंदर बहरान है, और पंजाब वो सूबा है जो 70-75% जो है गंदम की पैदावार पंजाब से होती है, और वहाँ पर ये बहरान हो गया, और वो खड़े होकर खुद कहता है कि पता नहीं 6 मिलियन टन गंदम पता नहीं कहाँ चली गई, हमें पता ही नहीं है। उनको सब पता है कि कहाँ गई, लेकिन कार्रवाई नहीं हो रही। चीनी के कमीशन बना, पहले कमीशन बना, फिर कहा गया कि जी इसका फॉरेंसिक होगा, फिर FIA से फॉरेंसिक करवाया गया। अब जब फॉरेंसिक भी हो गया तो कहते हैं अब उसकी तहकीकात उनका एक सेनेटर अली जफर साहब करेंगे। अब मतलब कमीशन की रिपोर्ट गई भाड़ में, FIA की फॉरेंसिक गई भाड़ में। अब अली जफर साहब जो एक आदमी है जो पीटीआई का अहदेदार है, जो पीटीआई का सेनेटर है, पीटीआई की स्टैंडिंग कमेटी का चेयरमैन है, वो ये बताएगा कि जनाब इनके लोगों ने कोई चोर बाजारी की है कि नहीं की है, और वो अब वो बताएगा, बजट पास हो जाएगा उसके बाद बताएगा, वो पहले नहीं बताएगा। तो ये तमाशा जो हो रहा है, पेट्रोल आपको पता ना एक रात में उन्होंने वो 20-24 रुपये बढ़ा दिया था एक ही रात के अंदर, उस पर भी तहकीकात हुई थी, दवाइयों पर भी तहकीकात हुई थी। वो सारी रिपोर्टें हैं किधर? उनके खिलाफ कार्रवाई होती क्यों नहीं है? ये कहते हैं जी हमारी इकोनॉमी बड़ी ठीक हो गई है, बहुत अच्छी हो गई, कहते हैं ज़राअत में हमारी पैदावार बहुत अच्छी हो गई होगी, लेकिन पाकिस्तान ज़राई मुल्क है, चीनी बाहर से आ रही है, गंदम बाहर से आ रहा है, दालें बाहर से आ रही हैं। तो भाई ऐसी ज़राअत में तरक्की का फ़ायदा पाकिस्तान के लोगों को क्या हुआ है? पाकिस्तान के लोगों की जेबों से इस नालायक, नाहल और सिलेक्टेड हुकूमत ने पिछले 3 बरसों में कम से कम कोई 1000 अरब रुपए निकाल दिए। वो मुख्तलिफ मदाद हैं, मुख्तलिफ चीज़ें जिसकी तफसील आपको पता है। अब अगर ऐसी नालायक, नाहल और ये जुगादरियों की जो हुकूमत है, बैनुल अक़वामी जुगादरियों की जो हुकूमत है, वो लोगों के जेबों पर डाके मार रही हो। LNG का स्कैंडल आपके सामने क्या हुआ? सिर्फ उसको हटा दिया जिसके ऊपर एतराज़ था, क्या नाम था उनका, बाबर साहब है कोई थे इनके, पहले वो हेल्थ के थे स्पेशल असिस्टेंट, उनके ऊपर एलिगेशन हुआ, उसको हटा दिया। कोई तहकीकात नहीं, कोई कार्रवाई नहीं, कोई गिरफ्तारी नहीं, तुम जाओ। फिर LNG का आता है, उसको हटा दिया, बस कोई तहकीकात नहीं, कोई कार्रवाई नहीं, किसी से कुछ नहीं पूछना है। ये धंधे करते हैं, फिर जब दुनिया को पता चल जाता है कि धंधे हुए हैं, फिर एक आदमी जिसको लगाया होता है उसको साइड पर कर देता है कि ठीक है तेरा काम खत्म हो गया, तू जाके पीछे बैठ के काम कर, किसी और के हवाले नया काम कर देते हैं। तो हम ये मुतालबा करते हैं कि शुगर कमीशन की रिपोर्ट है, गंदम के कमीशन की रिपोर्ट है, दवाओं की तहकीकाती रिपोर्ट है, पेट्रोलियम की तहकीकाती रिपोर्ट है, उसमें मुलविस पीटीआई के तमाम लोगों को, जिनमें वज़ीर आज़म का नाम है, जिसमें CM पंजाब का नाम है, जिसमें असद उमर का नाम है, जिसमें हफीज़ शेख का नाम है, जिसमें जहांगीर तरीन का नाम है, जिसमें खुसरो बख्तियार का नाम है, भाई ये तमाम लोग जो हैं इनके नाम मौजूद हैं उन कमीशन की रिपोर्ट में, इनके खिलाफ कार्रवाई करो। यहाँ नैब पीपल्स पार्टी के लोगों को, अपने PMLN के लोगों को तो 1 मिनट नहीं लगा थी गिरफ्तार करने में, लेकिन PTI के लोगों के खिलाफ अगर कहीं तहकीकात होगी तो वहाँ अगर कोई अफसर नैब का कोई तेजी दिखाएगा उसको हटा दिया जाएगा। खैबर पख्तूनख्वा में से कितने लोग हटाए गए आप देख लीजिए। नैब के जो DGs लगते हैं वो क्यों हटते हैं? इसलिए कि वहाँ वो अगर कोई कार्रवाई करना चाहते हैं तो उनको रोका जाता है। तो मैं ये समझता हूँ कि इस बजट में जो ऐलानात किए हैं हम देखेंगे कि वो कितने पूरे होते हैं, लेकिन अब पिछले 2-3 साल का जो रिकॉर्ड है PTI का, माशाल्लाह हर साल एक नया वजीर बजट देता है। 4 बजट आए इनके, मेरा ख्याल है नून लीग ने दिया, उसके बाद फिर उन्होंने दिया था, एक असद उमर, हफीज़ शेख, हमाद अजहर
और शौकत तरीन अगला पता नहीं कौन होगा। और आपको याद है हमाद अजहर को जब लगाया था तो शायद मैंने ही प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, आप लोगों ने पूछा था, तो मैंने कहा लगता है ये 2-4 महीने में फारिग हो जाएगा, लेकिन 2-4 महीने भी नहीं लगे, बेचारा 2-3 दिन में फारिग हो गया था। तो यहाँ नए नए वजीर आते हैं, अपनी अपनी पॉलिसी के मुताबिक चीज़ें लाते हैं और उसके बाद जाकर वो फारिग हो जाते हैं। तो इस बजट में भी आज भी अगर आप देखें मुल्क में महंगाई जो है वो उरूज पर है, महंगाई कंट्रोल में नहीं आ रही है। चीज़ों का जो बहरान है, गंदम का बहरान संभल नहीं रहा है, कीमत कम नहीं हो रही है, चीनी की कीमत कम नहीं हो रही है, पेट्रोल की कीमत का मज़ीद इन्होंने खुशखबरी आपको सुना दी है कि इन्होंने पेट्रोलियम लीवी की मद में 600 अरब रुपए जो हैं वो टारगेट रखा है। ये 600 अरब रुपए हमारी और आपकी जेबों से पेट्रोल की कीमतें बढ़ाकर निकाले जाने हैं। पाकिस्तान की तारीख में किसी बजट में 600 अरब रुपए पेट्रोलियम लीवी में नहीं रखे गए। इस साल भी जो इन्होंने कलेक्शन की है बार बार वो लीवी बढ़ा के, वो भी पाकिस्तान की तारीख में कभी किसी हुकूमत ने इतने पैसे लोगों से नहीं लिए। ये इसलिए बढ़ाते हैं कि ये जो 600 अरब रुपए निकालेंगे लोगों की जेबों से, ये सूबों को भी नहीं देने पड़ेंगे, ये बराह रास्त डायरेक्टली फेडरल गवर्नमेंट के पास जाते हैं, इसमें शेयर नहीं होता सूबों का, इसलिए ज़्यादा पैसे लोगों से इस मद में निकालते रहते हैं। मैं ये समझता हूँ कि इस बजट का पोस्टमार्टम अगले कुछ दिनों में देखेंगे हो जाएगा। जितना इन्होंने टारगेट रखा है रेवेन्यू कलेक्शन का, मुझे नहीं लगता इनका जो माजी का जो 3 साल रिकॉर्ड है उसमें अगर सामने रखें तो मुमकिन नहीं है कि ये उस टारगेट को अचीव कर सकें। अल्लाह ताला हम सब पर रहम करे, मुल्क के लोगों पर रहम करे। इनकी जो महंगाई, इनकी जो बेरोज़गारी, इनकी जो मुआशी दहशतगर्दी है, उससे अल्लाह ताला हम सबको महफूज रखे। सईद भाई, ये बता दें कि वफाकी हुकूमत के पहले बजट को अगर एक तकाबुली जायज़ा लें तो आप नहीं समझते हैं कि ये बजट उनसे कई हद तक बेहतर है? खासतौर पर जो शरह नमू है वो 3.7% तक वो ले आएँ और टारगेट है कि वो 7% तक इसको ले जाएं। इसके अलावा जो तरक्याती बजट है वो भी डबल कर दिया गया है, जो PSDP है वो भी डबल कर दिया गया है, और जो खासतौर पर जो टारगेटेड है, इनके जो टारगेट तय किए गए हैं खासतौर पर जो रेवेन्यू कलेक्शन के हवाले से 4,000 साढ़े 4,000 से बढ़ाकर 7,000 तक उनका वो है टारगेट है। तो क्या कहेंगे, बेहतर नहीं है गुज़श्ता जो 2 बजट उन्होंने पेश किए? देखें, अगर मैंने आपके कल के मुतल्लिक़ कोई अंदाज़ा लगाना हो तो मैं आपके माजी को देखूंगा ना कि भाई इसका करैक्टर कैसा है, ये बात पे कितना कायम रहता है, किस किरदार का आदमी है, तो उसके बाद मैं अंदाज़ा लगाऊंगा कि कल आपका कैसा होगा, जो बात आप कह रहे हैं उस पर कायम रहेंगे कि नहीं रहेंगे। जो बजट में ऐलानात हुए हैं उसका अंदाज़ा आप इनकी एहलियत की बुनियाद पर लगाएंगे, और एहलियत आप इनकी जांचेंगे पिछले 3 साल में। पाकिस्तान की तारीख की ये वाहिद हुकूमत है जिसमें ग्रोथ नेगेटिव हुई है। जब पाकिस्तान टूटा था और बांग्लादेश बन गया था अलग से, उस साल भी नहीं हुई थी। पाकिस्तान की तारीख की ये वाहिद नालायक और नाइल हुकूमत है जिसने पिछले साल जो FBR के रेवेन्यूज़ हैं वो गुज़श्ता साल के मुकाबले में कम लिए थे। ये कभी नहीं हुआ, हर साल वो बढ़ते हैं, थोड़े बढ़े हैं, ज़्यादा बढ़े, लेकिन बढ़ते हैं। इस नालायक हुकूमत ने पिछले साल गुज़श्ता बरस जो हुआ था वो जो कलेक्शन थी वो पिछले साल से कम थी, मतलब 1 साल में ज़्यादा हुई, इनकी हुकूमत अगले साल ही तो कम हो गई। तो जो इनकी एहलियत है, जो इनकी सलाहियत हैं, जो नालायकी के जिस आला मकाम पर ये फायज़ हैं, उसको अगर देख कर आप अंदाज़ा लगाएं तो ना तो ये रेवेन्यू कलेक्शन कर सकेंगे, और जो ग्रोथ आपने बताई थी 3.94 उन्होंने बताई थी ना, जो अचानक से हो गई एक रात में, अचानक कोई मीटिंग में पता चला इतनी हो गई, हाँ सब हैरान हो गए। अब उसमें परेशानी ये मेरे लिए, मैंने पहले भी बात शायद कही थी कि जो तरक्की ये बता रहे हैं ना वो मार्च के महीने की है, ठीक है ना, अप्रैल की और मई की तो नहीं, मार्च के जो इनके डेटा थे उसके मुताबिक उन्होंने बताई। मार्च में इनका वजीर ख़जाना कौन था? हफीज़ शेख था। हफीज़ शेख को पहले तो उन्होंने वज़ीर बनाया इस उम्मीद पर कि इसको सेनेट जितवाएंगे और पक्का मिनिस्टर बनाएंगे। फिर सेनेट में उसको इलेक्शन लड़वाया, इसलिए लड़वाया कि जी जीतेगा और उसको वज़ीर बनाएंगे। फिर वो हार गया। हारने के थोड़े दिन बाद इनको पता चला ये तो बड़ा नालायक आदमी है। इस मुल्क में जो महंगाई है, जो मुआशी बदहाली है, उसका ज़िम्मेदार जो हफीज़ शेख है, उसको उन्होंने हटा दिया। हटाने के बाद शौकत तरीन साहब को लगा दिया। फिर जब ये डेटा सामने आता है और पता चलता ओह भाई ये तो माइनस जो 0.5 थी ग्रोथ, उससे निकाल के हम 3.9 पे पहुंच गए। तो भाई 3.9 पे अगर आप पहुंचे हो
तो ये तो फिर वो नालायक जो हफीज़ शेख था उसकी काविशें थी ना। इमरान खान तो वहीं का भी बैठा है, बाकी भी सब वहीं के वहीं हैं। तो जिस आदमी ने अगर जो डेटा इनका है सही है गलत है मुझे नहीं पता, वो तो माहिरीन बताएंगे, अगर वो मान ले सही तो वो सारी पॉलिसीज़, सारी कोशिशें, सारी काविशें हफीज़ शेख की हैं जिसको इन्होंने बरतरफ किया। अब एक आदमी जिसको बरतरफ कर दिया और उनको ये पता ही नहीं था कि इस नालायक आदमी की वजह से हमारी मईशत की जो ग्रोथ है वो -0.5 से निकल के 3.94 हो गई है। तो इतने नालायक लोगों की बुनियाद पर आप ये कह रहे हो कि इन्होंने टारगेट 7 सेट कर दिया है। भाई जिसकी वजह से 3.9 हुआ था उसका हशर तो आपने देख लिया ना। तो अब आप ये उम्मीद कर रहे हैं कि आप आइंदा ये 7 कर लेंगे। अल्लाह करे कि पाकिस्तान की ग्रोथ 15% हो, इसलिए कि इसका फ़ायदा मुल्क को होगा, इसका फ़ायदा मुझे होगा, आपको होगा, हर गरीब आदमी को होगा। लेकिन इन नालायकों के होते हुए जो ऐलानात इन्होंने किए हैं, देखिए ऐलानात करने को जो मर्जी कर दें ना, लेकिन बात ये जो माजी का ट्रैक रिकॉर्ड है उसके मुताबिक इनके अंदर इतनी सलाहियतें नहीं हैं कि ये हमारी मईशत को बेहतर कर सकें। अभी तो ये भी डाउटफुल है जो 3.94 बता रहे हैं। अल्लाह करे कि ठीक को आगे जाके ठीक हो जाए। अच्छा, मुझे सवाल ये करना था शाह साहब कि गुड गवर्नेंस की बात हो रही है, बहुत सारी चीज़ों की बात हो रही है। कराची के अंदर इस वक्त सूरत हाल अमन व अमान के हवाले से खासी ख़राब नज़र आ रही है। कल एक उस्ताद को उस्मान इंस्टीट्यूट के गाड़ी छीनते हुए गोली मार दी गई। लातादाद हम रोज़ाना देख रहे होते हैं कि वीडियोज़ आ रही हैं CCTV, जो लोग डकैतियाँ मार रहे हैं, लोगों से मोबाइल फ़ोन छीन रहे हैं। तो पुलिस का किरदार जो है वो उसमें क्या नज़र आता है आपको कराची के अंदर? दूसरा सवाल मेरा ये था कि एक AC हैं नाज़माबाद के, उनको रंगे हाथ पकड़ा गया रिश्वत लेते हुए, वो कोरोना SOP की खिलाफ वर्जी करवा रहे थे। आपने चिड़ियाघर के जिस डायरेक्टर को रंगे हाथों पकड़ा था करप्शन करते हुए, उसको आज सीनियर डायरेक्टर लगा दिया गया KMC के अंदर। तो ये गुड गवर्नेंस कराची के अंदर, सिंध के अंदर जो है वो किस तरह देख रहे हैं आप? देखें, लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन या एक दो जो कुछ वाक़यात हुए हैं वो भी नहीं होने चाहिए, लेकिन लॉ एंड ऑर्डर काफ़ी पहले अगर आप कंपेयर करें तो उससे बहुत बेहतर हुआ है, और जिसका क्रेडिट सिंध पुलिस को, रेंजर्स को, दीगर लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज़ और सिंध गवर्नमेंट को जाता है। लेकिन ये जो इक्का दुक्का वारदातें हो रही हैं ये भी नहीं होनी चाहिए, और इन पर भी बहुत ज़्यादा पुलिस को कंसर्न भी हैं और वो लोग काम भी कर रहे हैं, लोगों को पकड़ा भी जा रहा है और उनको सख्त सज़ाएं भी दी जा रही हैं। आपने जो दो और इशू बताए, जिस AC को ने ये हरकत की उनको हटा दिया गया है और उनके ख़िलाफ़ इंक्वायरी भी हो रही है, और जो ज़ू के डायरेक्टर की आपने बात की तो उनकी इंक्वायरी रिपोर्ट आ गई थी जिसमें उनका कसूर नहीं था। वहाँ पे जो इंचार्ज थे उनके थे मिली भगत से वो हो रहे थे, जो लोगों से ज़्यादा पैसे वसूल किए जा रहे थे, इसलिए उनको बहाल कर दिया गया, क्योंकि वो इंचार्ज तो थे लेकिन पूरे कराची के थे। तो वहाँ पे जो शिकायत मिली थी वो वहाँ के जो लोकल लोग थे या जो वहाँ के असिस्टेंट डायरेक्टर और दीगर लोगों की वजह से वो उस दिन वहाँ पे लोगों ने शिकायत की, जिस पर एक्शन लिया गया था। तो ये बताएं कि मौजूदा बजट में खवातीन के मेकअप का सामान महंगा किया गया। हर घर में खवातीन है, आदमी कोई शायद मेकअप करता है, मगर सामान बड़ा महंगा कर दिया गया। आप ये न समझते हैं कि एक आधी आबादी को उन्होंने मुतासर किया है मर्दों को छोड़कर? वैसे तो कहीं पे तो आधी से भी ज़्यादा है। हमें ख़वातीन के हुकूक का पूरा ख्याल रखना चाहिए, लेकिन एक हद में चले ये एक अच्छा काम इन्होंने ज़रूर किया है, क्योंकि स्किन ख़राब होती है मेकअप करने से। तो मेरे ख्याल में बहुत सारे जो इससे इज्तनाब करेंगे अगर ये चीज़ महंगी हो गई है। बैरियर टाउन की जो जमीन है, जो बैरियर टाउन है वो कब्जे की जमीन पर बनाया गया, देहात के लोगों को तो कब्जा की गई है। सिंध हुकूमत के सिलसिले में क्या मौक़िफ़ है? दूसरा मेरा सवाल भी शौकत तरीन और हफीज़ से, आपके दौर में बड़े माहिर होते हैं, मईशत को दुरुस्त कर सकते हैं, इस दौर में आपको उनमें क्या ऐसी खामी आ गई? देखिए, पहले तो आपने जो बैरियर टाउन वाली बात की, बैरियर टाउन का जो इशू था वो सुप्रीम कोर्ट के सामने गया, और उसमें जो मेजर प्रॉब्लम था जो सुप्रीम कोर्ट ने कहा है वो ये है कि MDA ने, जो मलीर डेवलपमेंट अथॉरिटी है, उन्होंने
जो ज़मीन तब्दील की जाती है कि बैरिया टाउन ने कहीं ख़रीदी और उसके बाद उसको एक्सचेंज किया एमडीए से, वो गलत तरीके से हुई। फिर उसने कैलकुलेट किया गया सुप्रीम कोर्ट में, और सुप्रीम कोर्ट ने फाइनली उनकी जितनी भी कोई 16,000 से ज़्यादा एकड़ ज़मीन थी उसको उन्होंने रेगुलाइज़ किया उसी तरह से जिस तरह बनी गाला को किया, और उनके ऊपर उन्होंने पैसे उनके ऊपर रख लिए कि जी इतने पैसे आप जो हैं इसके पे करेंगे, जिस पर कोई आपस में सेटलमेंट हो गया सुप्रीम कोर्ट के सामने और वो पैसे दे रहे। तो मैं नहीं समझता कि अब जो है जो बैरिया टाउन की ज़मीन है उसको हम ये कहें कि जी वो कब्ज़ा है। जो दूसरी बात होती है जो बीच में अक्सर इस तरह के इश्यूज़ आते हैं कि वहाँ जो लोकल लोग रहते हैं जो कई सदियों से जिनकी आबादियाँ हैं, उनको गलत तरीके से बैरिया टाउन शायद उनको वहाँ से हटाती है और उनकी ज़मीनों पर कब्ज़ा करने की कोशिश करती है। अभी रिसेंटली जो एक वाक़या हुआ, उस वाक़े पर चेयरमैन बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब ने नोटिस लिया, और नोटिस लेने के बाद उन्होंने चीफ मिनिस्टर साहब को हिदायत दी और ये कहा कि उसकी पूरी तहकीकात की जाए और किसी भी मकामी आदमी के साथ जो वहाँ रहता है उसके साथ ज़्यादती नहीं होनी चाहिए, कोई गैर कानूनी काम उनके साथ नहीं होना चाहिए। एक सेकंड ज़रा मैं पूरी बात करूँ, उनके साथ नहीं होनी चाहिए। नासिर हुसैन शाह साहब हमारी पार्टी के कई दीगर जो लोकल MPs MNAs हैं उनके साथ उन लोगों से मिले जिनकी शिकायत थी, जो ज़ख्मी थे उनसे वो हॉस्पिटल में भी मिले और उनकी शिकायत सुनी, और उसके बाद जो सरकारी लोग उसके अंदर मुलविस थे जिनके ऊपर ये इल्ज़ाम था कि उन्होंने उन मकामी लोगों के साथ होने वाली ज़्यादती में अपना किरदार अदा किया है, उनको हटाया भी गया, उनके ख़िलाफ़ कार्रवाई भी की गई। उसके साथ साथ अभी कल जो है वो शाह साहब ने भी शायद ये जिक्र किया था कि हम तो कोई ऐसा एक फ़ोरम बनाने को भी जा रहे हैं कि जिसमें जहाँ मकामी लोगों की शिकायत हो कि उनके साथ ज़्यादती हो रही है तो वो उस फोरम से रुजू करें और हम उनको फैसिलिटेट करेंगे और उनके मसले को हल करेंगे। अगर उनके साथ ज़्यादती हो रही है तो उसका हम अजाला करेंगे। लेकिन इस इशू को बुनियाद बनाकर जो वहाँ मुजाहरा हुआ, हम पुरअमन एहतजाज के बिल्कुल हामी हैं। कोई भी शख्स, कोई भी जमात, कोई भी ग्रोह अगर पुरअमन एहतजाज करना चाहता है तो ये उसका हक़ है और हम उसको इस हक़ से महरूम नहीं कर सकते हैं। उस दिन भी मुख्तलिफ़ तंजीमों ने एक एहतजाज का प्रोग्राम किया और सिंध हुकूमत ने उनके एहतजाज को रोकने में कोई रुकावट नहीं डाली। लेकिन वहाँ जाने के बाद जो कुछ हुआ, मैं समझता हूँ कि वो नामुनासिब था, वो गलत था, गैर कानूनी था। जो हंगामा आराई वहाँ पे हुई, जो लूटमार हुई, देखिए वो एक रिहायशी आबादी है। इस पर अगर किसी को एतराज़ है कि जी वो गलत आबाद हो गई है तो उसका ये तरीका नहीं है कि वहाँ रहने वालों के ऊपर कोई हमलावर हो जाए, जाकर वहाँ उनकी कारोबार को जलाए या उनके घरों को जलाने की कोशिश करे। ये हुकूमत की ज़िम्मेदारी है कि वह रहने वालों को तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया जाए, चूँकि जो लोग रहते हैं वो कराची के आम शहरी हैं जिन्होंने वहाँ पर मकानात और दुकानें ख़रीदी हैं, अपना पैसा दिया है और वहाँ पर रह रहे हैं। तो ये जो कुछ हुआ वो नामुनासिब था, गलत था। और जिन लोगों ने किया, मैं उनको सियासी कारकुन नहीं कहता, ये दहशतगर्दी थी जो उन्होंने की है। जिन लोगों की वीडियोज़ मौजूद हैं, फुटेजेस मौजूद हैं कि जो इस हंगामा आराई में मुलविस हैं, उनके ख़िलाफ़ कार्रवाई होनी चाहिए और होगी। जो लोग बेगुनाह गिरफ़्तार हुए हैं, जो उन फुटेजेस में नहीं हैं, जो इस एहतजाजी मुजाहरे में शरीक थे, हम ये समझते हैं कि उनके ख़िलाफ़ कोई भी इस किस्म की कार्रवाई नहीं होनी चाहिए और इस बात को यकीनी बनाएंगे कि उनके ख़िलाफ़ कोई ज़्यादती ना हो। लेकिन उसके बाद क्या हुआ है, उस हंगामा आराई के बाद MQM का जो डेलीगेशन वहाँ गया और जिस किस्म की उन्होंने बातें वहाँ की, जिस किस्म के अल्फाज उन्होंने वहाँ इस्तेमाल किए, अगर आप उनको गौर से सुने तो उसमें वही सारी बातें हैं जो अल्ताफ़ हुसैन यहाँ करता रहा है। कभी सिंधियों के ख़िलाफ़, कभी पठानों के ख़िलाफ़, कभी पंजाबियों के ख़िलाफ़, कभी बलोचों के ख़िलाफ़ और कभी उन मुहाजिरों के ख़िलाफ़, उन उर्दू बोलने वालों के ख़िलाफ़ जो MQM से इख्तलाफ रखते थे। तो इन्होंने किसी भी तबके को, किसी भी कौमियत को नहीं छोड़ा और उनको लड़ाया
और उस लड़ाई में, उस खूनरेजी में अपनी MQM की सियासत को मजबूत किया। आज अगर आप गौर करें, अल्ताफ़ हुसैन ने उस एहतजाज की हिमायत की। उस एहतजाज में अल्ताफ़ हुसैन की तस्वीरें थीं। उस एहतजाज में अल्ताफ़ हुसैन के नारे लगे। अब अगर आप इसको कनेक्ट करें, अल्ताफ़ हुसैन की हिमायत, अल्ताफ़ हुसैन के नारे, अल्ताफ़ हुसैन की तस्वीरें, फिर MQM का डेलीगेशन की बातें, तो ये इस बात को वाज़े करता है कि MQM ये चाहती है कि दोबारा इस सूबे में, इस शहर में सिंधी मुहाजिर फसादात हों, ताकि MQM लोगों के खून की बुनियाद पर, लोगों की जानों की कीमत पर अपनी सियासत को दोबारा उछाल सके। मैं हमेशा कहता हूं कि MQM की सियासत उस वक्त बढ़ती है जब यहाँ खूनरेजी होती है। ये डराते हैं उर्दू बोलने वालों को, देखो तुम्हें सिंधी मार देंगे, तुम्हें पंजाबी मार देंगे, तुम्हें पठान मार देंगे, तुम्हें ये मार देगा, तुम्हें वो मार देगा, तुम हमारे साए में आ जाओ। और फिर उनकी बुनियाद पर ये अपना मैंडेट को बढ़ाने की कोशिश करते हैं। फिर अब क्या हुआ है, मैं एक ज़रा, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, फिर और क्या हुआ है कि 15 तारीख को सिंध एक्शन कमेटी ने भी कहा है कि हम एहतजाज करेंगे और MQM ने भी कहा है कि हम एहतजाज करेंगे। मुझे इस बात में कोई शुबा नहीं है कि एक ही दिन दोनों तंजीमों की जानिब से एहतजाज का ऐलान उस साजिश को आगे बढ़ाने का सिलसिला है जिसमें सूबे के अंदर खूनरेजी हो, यहां पर कहीं सिंधी कत्ल हो, कहीं उर्दू बोलने वाले मारे जाएं, और उसकी बुनियाद पर कराची को फिर वो जो 80s और 90s में जो हालत थी उस तरफ दोबारा लेकर जाएं। अल्लाह का शुक्र हुआ है कि कोई 30-35 बरस बाद इस सूबे के लोग, इस शहर के लोग उस नफ़रत की सियासत से बाहर निकले हैं। यहाँ कत्ल गारतगरी ख़त्म हुई है, यहाँ कुछ अमन हुआ है, यहाँ लोगों ने एक दूसरे के साथ अकोमोडेट किया है और अपने आप को, एक दूसरे को बर्दाश्त करके साथ रहने की एक मिजाज बनाया है। ये शहर को, सूबे को दोबारा उस तरफ लेके जाना चाहते हैं जहाँ दोबारा से ये खून खराबा हो और ये सारी चीज़ें हों। मैं ये समझता हूँ कि इस शहर में रहने वाले, इस सूबे में रहने वाले मेरे वो तमाम सिंधी भाई दोस्त जो यहाँ अमन चाहते हैं वो साजिश को समझें। हम किसी बैरियर टाउन की हिमायत में नहीं बात कर रहे। अगर उन्होंने गलत किया है उनके खिलाफ भी होना चाहिए। हम किसी उस गरीब जो लोकल लोग वहाँ रहते हैं उनकी मुखालफत में बात नहीं करना चाहते हैं। उनके साथ ज्यादती हुई उसका अजाला हम करेंगे, लेकिन किसी एक इशू को बुनियाद बनाकर दो मुख्तलिफ लिंग्विस्टिक जो कम्युनिटीज़ हैं उनमें नफ़रतें पैदा करना। मेरे पास कराची शहर के ऐसे लोगों की मैसेजेस हैं ऑडियो पर जिससे नफ़रत फैल रही है किसी के ख़िलाफ़। ये इतनी ख़तरनाक बात है कि जिसका अंदाज़ा नहीं है, पता नहीं ये इंटेंशनली इसमें इस्तेमाल हो रहे हैं या इनको पता नहीं है वैसे इस्तेमाल हो रहे हैं, जो कुछ भी ये जो सारा ड्रामा करने जा रहे हैं। मेरी गुजारिश है उन तमाम खैर ख्वाहों से जो सूबा सिंध के खैर ख्वाह हैं, जो कराची के खैर ख्वाह हैं, खुदा के लिए इस नफ़रत की आग को फैलने मत दो। ये सिर्फ चंद मकामी लोगों की ज़मीनों पर कब्ज़ों के नाम पर होने वाला एहतजाज नहीं है, ये कोई बहुत बड़ा ड्रामा है, ये बहुत बड़ी साजिश है जो इस शहर को तबाह करना चाहते हैं, इस सूबे को बर्बाद करना चाहते हैं। यहाँ तमाम उर्दू बोलने वाले लोग, दोस्त भाई, हमारी बहनें जो हैं, खुदा के लिए साजिश को महसूस करें, MQM की साजिश को समझें। ये नफ़रत जो लोगों के दिलों से निकली है, दिमाग से निकली है, अल्ताफ़ हुसैन की नफ़रत फैलाई हुई निकली है, इसको मज़ीद दोबारा लोगों के जहनों में मत डालो। वज़ारत दाखिला का क्या मौक़िफ़ है, वो क्या कर रही है इस पे? इतना बड़ा आपने बताया है तो बहुत बड़ा। कौन सी वज़ारत दाखिला की बात कर रहे हैं? वफाक की बात कर रहे हैं? मेरी भाई एक सेकंड, जब दो सूबे के कैबिनेट के मेंबर्स बैठ के बात कर रहे हैं तो फिर आपको ये समझना चाहिए, ये जो बात मैं कह रहा हूँ ये बात हुकूमत का वज़ीर कह रहा है ना आपसे। अब ज़रूरी है कि कोई XYZ आके कहे। मैं तो देखें हमदर्द की बुनियाद पर, और मैं जो महसूस कर रहा हूँ, कह रहा हूँ, पॉलिटिकल वर्कर जो मुझे नज़र आया मैं आपसे बात कर रहा हूँ। और मुझे अंदेशा है, मुझे खदशा है कि ये 15 तारीख को जो हो रहा है, अब मुझे बताइए कि एक तरफ खड़े करके ये सिंधियों के खिलाफ नारेबाजी करेंगे, हंगामारी करेंगे, दूसरी तरफ यहाँ खड़े होकर उर्दू बोलने वाले खिलाफ ये तमाशा होगा क्या? आप ज़रा सोचें तो सही। ये इस तरह नहीं होता है। अपने छोटे छोटे सियासी घटिया मकासद को हासिल करने के लिए लोगों की जानों को, शहर को, सूबे को दाव पर लगाया नहीं जाता है। ये कोई बहुत गहरी और बड़ी साजिश है। मुझे नहीं पता इसके पीछे कौन कौन मुलविस हैं, लेकिन
जो लोग फ्रंट पर हैं, जो लोग इस्तेमाल हो रहे हैं, जो लोग आला कार बन रहे हैं, मैं उनसे कह रहा हूं कि इससे इज्तनाब करें। और मैं सिंध में रहने वाले तमाम बाशऊर लोगों से, सिविल सोसाइटी के लोगों से, बाशऊर जो दानिश्वर हैं, उनसे मैं गुजारिश करना चाहता हूं कि खुदा के लिए आगे बढ़ें और इस शहर को इस मुसीबत से रोकें। अगर सूबा सिंध की हुकूमत किसी गरीब के साथ ज्यादती कर रही है, आप बिल्कुल हमारा गरेबान पकड़ें। आप, हम नहीं होने देंगे ज्यादती इंशाअल्लाह ताला। अगर हम करेंगे तो आप हमसे लड़े आके, लेकिन इसको दो कौमियतों की लड़ाई मत बनाइए, ये ऐसा मसला नहीं है। एक सेकंड उस दिन जो वाकया पेश आया उसके कुछ फुटेजेस भी अभी तक मौजूद है। लोगों के हाथ में अल्ताफ हुसैन की तस्वीरें थी, जो लोग अंदर थे और वो पाकिस्तान मुखालिफ नारे भी लगा रहे थे। और जिस तरह आग लगाएगी उससे ये लग रहा था कि कोई केमिकल इस्तेमाल हुआ है। इस तरफ कोई ध्यान है सिंध हुकूमत का, कोई इस तरफ कोई कमेटी बनाने का या कोई JIT बनाने का, ये आखिर साजिश किसने तैयार की? कामरान, आप भी कुछ इसी तरह से करते साथी, मैं साथी दे दूं। क्या आपके पास कोई ऐसी इंटेलिजेंस रिपोर्ट आई है, क्या स्पेशल ब्रांच की या पुलिस की कोई रिपोर्ट है जिसकी रोशनी में आप ये सारी बातें कर रहे हैं, या ये सिर्फ आपका बयान है कुछ इन्वेस्टिगेशन? अगर आपका भी इसी के मुतालिक है तो कर ले, फिर मैं अलग मेरा है। एक सवाल है इस मुताल्लिक। जी, जी। मैं वहां पर मौजूद था, 3.5 घंटे तक जो भी लोग आग लगा रहे थे उनको रोकने के लिए पुलिस वहां पर मौजूद नहीं थी। ये पुलिस बहुत बाद में आई। ये इम्पोर्टेंट है। जो बैरियर होता है ऐसे मौकों के ऊपर, हम भी देखते हैं प्रेस क्लब के ऊपर अगर कोई शख्स एहतजाज करता हुआ, पोलियो वर्कर हो, असातिज़ा हो, सवाल क्या आपका? सिर्फ गवर्नर हाउस या उस तरफ चले तो पुलिस वाले उस पर वाटर कैनन इस्तेमाल करते हैं। वहां पर वाटर कैनन नहीं थी, वहां पर आंसू गैस के शेल नहीं थे। क्यों पुलिस जो है वो अपना किरदार अदा नहीं एक कर सकी? सेकंड जी, ये ऐड कर लेना, मुझे आपको पता था कि वेलिडॉन के बाहर एहतजाज होगा, तो आपने उस वक्त बराबर इक़दाम क्यों नहीं की? आपने कहा कि साजिश हुई, अगर आप पहले स्टेप ले लेते इतना नुकसान नहीं होता, तो हवा नहीं मिलती साजिश को। आप अब भी कह रहे हैं कि 15 तारीख को जो कुछ होने जा रहा है उसमें भी आपको साजिश नजर आ रही है, तो कोई स्टेप्स लेंगे, इक़दाम करेंगे, या दोबारा से वेलिडॉन की तरह एपिसोड रिपीट होगा? ये जरा ज्यादा हो जाएगा, लंबा हो जाएगा काफी। 3-4 सवाल आ गए इस पर। आप लोग इस तरह का मौका सियासी जमातों को क्यों देते हैं कि वो मफ्तूहा कराची का जुमला इस्तेमाल करने पर मजबूर हो? कराची के मसाइल पर आप कब संजीदा होंगे? कराची का ट्रांसपोर्ट का मसला है। एक मिनट जरा इस पे आ जाइए, तो आप दूसरी तरफ निकल गए, मैं जरा इस पे इशू पे हम भी वहाँ मौजूद थे सर। कराची के तकरीबन 4 से 5 SSPs वहाँ मौजूद थे। फ्रॉम मेमार के बोर्ड से पुलिस थी। सवाल आपका यही सवाल है सर, तो आपकी हुकूमत वहाँ कहाँ थी? वो तो आ गया ना सर, वो आ गया, उन्होंने क्यों नहीं रोका उनको? वो आ गया सवाल। देखिए, मैं पहले तो जो बात कामरान और शबीर ने कही है, देखें इसमें कोई दूसरी राय नहीं। मैंने कहा ये बात कि अल्ताफ़ हुसैन की तस्वीरें थी, नारे लगे, फिर अल्ताफ़ हुसैन का अपना एक मैसेज आया जिसमें उन्होंने हिमायत की इसकी। केमिकल वहाँ बिल्कुल था। जिस ये आग वैसे नहीं लगी कि किसी ने कोई तीली लगा के आग लगा दी हो, कोई लकड़ी को जला के ऐसे फेंक दी, ऐसा नहीं है। केमिकल था जो फेंका गया मुख्तलिफ जगहों पर और फौरी तौर पर वो आग पकड़ता गया और चलता गया। इसका मतलब ये है कि जो लोग भी इसमें मुलविस थे वो इस बात के लिए तैयार होकर आए थे और तमाम वो सामान अपने साथ लाए थे जिसकी बुनियाद पर फौरी तौर पर आग लगाई जा सके। ये अचानक नहीं था। जो बात मैंने पहले कही ना कि ये जो पुरअमन एहतजाज है वो तो फिर इस तरह नहीं आते ना, वो एहतजाज करते हैं, तकरीर करते हैं, चले आते हैं, लेकिन उसमें तैयारी के साथ लोग आए थे। जो पुलिस की बात आप कह रहे हैं, जब मैं वहाँ गया, एक दिन मैं गया, फिर दूसरे दिन शाह साहब भी गए, मैं भी इनके साथ था। जिन लोगों को नुकसान हुआ है, जिनकी इमारतों में, दुकानों में, ऑफिसेज में, बिल्डिंग्स में आग लगी है, जो वहाँ मौजूद थे, उन्होंने पुलिस की तारीफ़ की है बकौल उनके कि अगर पुलिस वहाँ बरवक्त कार्रवाई अंदर ना करती तो शायद नुकसान ज़्यादा होता और वहाँ जो रिहायशी आबादी है उस तरफ भी ये चीज़ें जा सकती थी। ये मैं अपनी बात नहीं कर रहा हूँ, जो लोग वहाँ मौजूद थे, जिनका नुकसान हुआ, जो आई विटनेस थे, उन्होंने ये कहा कि पुलिस ने कारकर्दगी अच्छी की अंदर। अब देखें, बुनियादी तौर पर अगर हज़ारों का एक मजमा किसी एक जगह इकट्ठा हो जाए तो पुलिस या कोई और लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी उनसे लड़ती नहीं है। ये बात ध्यान में रखें कि लड़ाई करने नहीं जाते हैं, उनको कोशिश करते हैं कि वो पीसफुली जो है डिस्पर्स हो जाएं, जो उन्होंने करना है अपना काम करके निकल जाएं। जो मजमा बाहर था वो बाहर रहा। कुछ 100 लोग, कुछ 100, हज़ारों भी नहीं, कुछ 100 लोग दीवारें फलांग के, उनकी ग्रिलें तोड़ के वो अंदर गए
और उन्होंने ये सारी कार्रवाई की, जिनके पास ये केमिकल भी था जिससे वो आग भी लगी है, सारा कुछ उन्होंने किया है। अब उस मौके पर मैं तो समझता हूँ कि पुलिस ने इस हद तक तो अच्छा किया कि वहाँ कोई कैजुअलिटी नहीं हुई। खुदा ना खास्ता अगर वहाँ के अंदर कोई वाक़या हो जाता, किसी शख्स को गोली लग जाती, किसी की जान चली जाती, तो आप तसव्वुर करें ना कि फिर उस वाक़े को किस तरह से जो है वो उछाला जाता। कोताही हो सकती है कहीं हो, मैं इससे इनकार नहीं करता कि पुलिस ने 100% ठीक किया होगा, लेकिन मैं इस हद तक ज़रूर पुलिस को अप्रिशिएट करता हूँ कि कोई कैजुअलिटी वहाँ नहीं हुई, उन्होंने मैनेज कर लिया। लेकिन बहरहाल ये माली नुकसान जो है वो लोगों का हुआ और एक गलत काम हुआ है। इसमें जो तहकीकात की आपने बात की, जो एक रिपोर्ट कोई है कि नहीं है, मैं अभी इस पर कोई बात नहीं करूँगा कि कोई ऐसी रिपोर्ट्स हैं या नहीं हैं, लेकिन मैं अपने तौर पर आपको ये बात यकीन से कह रहा हूँ, अगर आप ये ताने जोड़ना शुरू करें, पॉइंट्स डॉट्स को मिलाना शुरू करें, MQM की तकरीरें सुने, अल्ताफ़ हुसैन की हिमायत को सुने, वहाँ होने वाले वाक़े के बाद मुख्तलिफ व्हाट्सएप मैसेजेस पर मुख्तलिफ लोगों की जो चली हैं मैसेजेस, नफ़रत अंगेज़ चीज़ें जो चली हैं, उसको अगर आप सुने, जो वीडियोस मुख्तलिफ चल रही हैं जिसमें किसी एक के ख़िलाफ़ कोई दूसरे के ख़िलाफ़ जिस किस्म की ज़बान इस्तेमाल कर रहा है वो आप सुने, तो मुझे कोई शुबा नहीं है कि दोबारा उस तसादुम की तरफ जो है वो लोगों को लेके जाया जा रहा है। आप क्या कह रही थी? एक मिनट, ये खातून एक ज़रा बेचारी। शाह साहब से मेरा सवाल है कि वज़ीर आज़म इमरान खान ने जो तोहफा कराची की आवाम को दिया, उसी तोहफे ने कल बिलावल हाउस मीडिया सेल में लगने वाली आग को बुझाया, क्या कहेंगे? पहले तो ये तयन कर लें कि ये तोहफ़ा हमारे मोहतरम वज़ीर आज़म इमरान खान साहब का था या इनसे जो पहले वज़ीर आज़म थे नवाज़ शरीफ साहब या शाहिद खाकान अब्बासी साहब जो कुछ अरसे के लिए आए थे, उनका तोहफ़ा था। पहले तो ये थोड़ी सी छानबीन कर लें, फिर मैं इसका जवाब दे दूंगा। दो छोटे छोटे से सवाल है। एक तो ये बता दीजिए, बड़ा इबाम है, मुखालिफिन भी इसको बहुत ज्यादा एक्सप्लॉइट कर रहे हैं, सीएम साहब वापस कब आएंगे? और दूसरा जो आग लगी है वो क्या था? मतलब इतनी सिक्योरिटी है, दर्जनों सिक्योरिटी। जी देखें, सीएम साहब इंशाल्लाह कल सुबह तक यहाँ पे पहुँच जाएंगे और ये जो मुख्तलिफ़ किस्म की बातें फैलाई जाती हैं इनमें कोई सदाकत नहीं। वो एक अहम वजह थी जिसके लिए 3 दिन के लिए उन्होंने लीव ली थी और वो बाहर गए हैं और इंशाल्लाह कल सुबह यहाँ पे होंगे। तो ऐसा वो बजट भी वो ख़ुद पेश करेंगे और कल उन्होंने मीटिंग भी रखी है जिसमें आप लोग भी होंगे। ये बता दें जी, आप नदी नाले तो सफाई साइड आप रूटीन में कर रहे हैं, लेकिन एक दफा फिर वफाक यही कहेगी कि ये, और आम आदमी यही कहेगा कि ये नाले भर गए, इल्जाम आप पे लगेगा, सिंध गवर्नमेंट पे लगेगा। तो अभी भी उन्होंने कुछ फंड्स भी दिए फेडरल ने, तो इस हवाले से कोई एक क्लियर पॉलिसी ये हमारा काम था हमने कर दिया, ये उनका काम। जी मैं उसकी वजाहत कर दूं। बहुत अच्छा क्वेश्चन है आपका। देखें, 3 नाले जो हैं वो NDA में जहाँ पे काम कर रही है सफाई भी और उनको बनाया भी जा रहा है, जिसमें ज़ाहिर है सिंध गवर्नमेंट भी उनके साथ है। KMC के 41 में से ये 3 नाले, बाकी ऐसे ही बड़े 38 नाले भी सिंध गवर्नमेंट उस पर काम कर रही है और इसी तरह DMCs के 514 नाले हैं, उनकी सफाई और 38 बड़े नाले KMC की वो हम लोग कर रहे हैं। और इस दफ़ा आप बहुत सारे दोस्त हमारे साथ थे कि 20 मई को ही हमने वो शुरू कर दी है उनकी सफाई और पहली दफ़ा वही तरीका इख्तियार किया है कि जो स्लज, जो गंद इन नालों से निकाला जाएगा वो जब लैंडफिल साइट पर पहुंचेगा और फिर मॉनिटरिंग होगी। उसके लिए नेस्पाक को भी थर्ड पार्टी मॉनिटरिंग के लिए रखा है कि वो जब उसकी रिपोर्ट देंगे तब उनको पेमेंट होगी, ताकि ये ना हो कि एक नाले से गंद निकाला और दूसरी जगह पे जाके फेंक दिया ताकि फिर वही गंद हर जगह पे रहे। और मैं कराचीइट्स को आपके तवस्सुत से यकीन दिलाता हूँ कि हम पूरी कोशिश कर रहे हैं। चीफ मिनिस्टर सिंध मुराद अली शाह साहब ने खुसूसी तौर पर उसके लिए फ़ंड्स एलोकेट किए हैं ताकि ये वक्त पे काम हो जाए और बेहतरी आए। थैंक यू।